अच्छा, रिस्क असेसमेंट हमारा टॉपिक है। तो आमिर भाई, आपके यहाँ भी जेएससी यूज होता होगा? नहीं सर, हमारे इधर रिस्क असेसमेंट है। रिस्क असेसमेंट यूज होती है। यस सर। देखो, रिस्क असेसमेंट है या जॉब सेफ्टी एनालिसिस है, दोनों में मकसद ये होता है कि आपने हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन करनी है और उनके सूटेबल एंड सफिशिएंट कंट्रोल में ये चलाना है, राइट? You have to identify the hazard of the activity you are doing, whether you are doing crane lifting or rigging, whether you are doing welding, cutting, grinding, sand blasting, work at height, confined space, hot bolting, spreading, despreading, nitrogen purging, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है? तो उसकी एक्टिविटी के आप हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन करते हो और उसके सुटेबल एंड सफिशिएंट कंट्रोल मीजर्स लगाते हो। दिस इज ऑल अबाउट जेएसए एंड रिस्क असेसमेंट, जो बेसिक्स है, ठीक है? ऐसा होता है कि नहीं? आप लोगों ने अपने एरिया की रिस्क असेसमेंट्स एंड परमिट टू वर्क सिस्टम ग्रुप में शेयर करने हैं दोनों ने, ठीक है? तो वी वुड डू अ कंपैरिजन के क्या डिफरेंस, और डिफरेंस एज सच कोई नहीं होता, यही बेसिक चीज यही है, थोड़ा सा प्रोसीजरल चेंज होता है, लेकिन मकसद यही होता है जेएसए का भी, जॉब सेफ्टी एनालिसिस का भी, और रिस्क असेसमेंट, या किसी जगह इसको टीआरए लिखते हैं, टास्क रिस्क असेसमेंट, कि आपने तमाम हैजर्ड्स को एनालाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है और उनके सूटेबल एंड सफिशिएंट कंट्रोल में लगाना है, ठीक है? लेकिन रिस्क असेसमेंट को समझने से पहले कुछ एक दो चीजें समझनी होंगी हमें। हमें पता है कि रिस्क अराइज होता है हैजर्ड से, ऐसे ही है? और हैजर्ड क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, कोई भी चीज जिसमें नुकसान पहुंचाने की सकत हो, वो हैजर्ड कहलाती है। और हैजर्ड हमें पता है फिजिकल हैजर्ड्स भी हो सकते हैं, केमिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं, दे कुड बी बायोलॉजिकल हैजर्ड्स, मैकेनिकल हैजर्ड, नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स। तो अगर आप केमिकल से आपका रिलेटेड काम है, आप डिफरेंट केमिकल्स को यूज करते हो ड्यूरिंग योर वर्क, तो देयर वुड बी सर्टेन केमिकल हैजर्ड्स arising for that particular hazard from that particular chemical. अगर आप किसी मशीनरी पे काम करते हो, देयर वुड बी मैकेनिकल हैजर्ड, मशीन आपको कट कर सकती है, क्रश कर सकती है, इस तरह के हैजर्ड अराइज होते हैं। फिजिकल हैजर्ड्स कहते हैं कोई भी ऐसे हैजर्ड जो आपको फिजिकली नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, नॉइज, हाई नॉइज लेवल जो आपकी हियरिंग पावर को डैमेज करेंगे, शार्प लाइटिंग जो आपकी आई साइट को डैमेज कर सकते हैं, इस तरह के हैजर्ड फिजिकल हैजर्ड में लाइक। और सर्टेन लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल हैजर्ड भी होते हैं जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। साइकोलॉजिकल हैजर्ड वो हैजर्ड हैं जो आपको मेंटली तौर पे डिस्टर्ब करते हैं, मेंटल इल हेल्थ कॉज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें आता है स्ट्रेस। अक्सर आप लोग जो बाहर काम करें, लॉन्ग आवर आपकी ड्यूटी होती है, ओवर टाइम लगाना पड़ता है, 12 घंटे 14 घंटे की ड्यूटी होती है, तो स्लीप डेप्रीवेशन भी होती है, नींद भी नहीं पूरी हो रही होती है। काम, अगर आप सेफ्टी का तो इतना हेक्टिक काम नहीं होता, लेकिन अगर कोई बंदा काम कर रहा है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज कर रहा है और स्वेटिंग हो रही है उसको पूरा दिन, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में, फिजिकल पेन के साथ साथ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में भी आएगा। इवन अगर आपका ऑफिस वर्क है और ऑफिस वर्क करते हुए आप 12 घंटे 14 घंटे की ड्यूटी करते हो, कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हो, तो वो वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से आपको साइकोलॉजिकली हैजर्ड स्ट्रेस आएगा, गुस्सा होगा, एंगरनेस होगी, ठीक है? तो दीज आर ऑल द कैटेगरीज ऑफ हैजर्ड्स। रिस्क की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी, जरा ज़हन पे जोर डालें, क्या होता है रिस्क? व्हाट इज रिस्क? It is a product of likelihood and consequences. बिल्कुल ऐसे ही है, रिस्क दो चीजों का प्रोडक्ट है, लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस का। लाइक्लीहुड किस चीज का? हैजर्डियस इवेंट होने का लाइक्लीहुड। हैजर्ड एज सच नुकसान पहुंचाने का पोटेंशियल रखता है, लेकिन नुकसान आपको तब पहुंचता है जब whenever there is a hazardous event, right? So in case of an hazardous event, हम देखेंगे कि उस hazardous event का कितना likelihood, कितना potential है, और उस पर्टिकुलर हैजर्ड की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यानी अगर वो हैजर्ड अपने पोटेंशियल पे पूरा उतरता है और हैजर्डस इवेंट होता है, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? लोगों को चोट आएगी तो किस लेवल की चोट आएगी, अगर प्रॉपर्टी डैमेज होगा तो किस लेवल का प्रॉपर्टी डैमेज होगा। तो वी वुड एनालाइज और हमें पता लगेगा रिस्क क्या कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे जरा एक दफा हम इसको डिटेल में देख भी लेते हैं। आपके सामने समथिंग विद
द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, कोई भी ऐसी चीज जिसमें नुकसान पहुंचाने का पोटेंशियल होता है वो हैजर्ड कहलाता है, जिसमें आपके पास फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल क्या हैजर्ड हैं? ये वायरस, जिसका कोरोना वायरस है, या फंगल इन्फेक्शंस जो हो सकते हैं बैक्टीरिया की वजह से, वो बायोलॉजिकल हैजर्ड में लाई करते हैं। ठीक है। एर्गोनॉमिक्स कहते हैं कि आपके काम करने की जगह एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके कंफर्ट के मुताबिक एडजस्ट करें। इसकी सबसे फिट एग्जांपल जो दी जा सकती है वो ये है कि इफ़ यू आर वर्किंग इन योर ऑफिस और आपकी 12 घंटे की ड्यूटी है, ऑफिस पे चेयर पे बैठ के करनी है, तो योर चेयर, योर टेबल शुड बी डिजाइंड अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। ना कि आप ऐसी चेयर पे बैठे हो जो आपकी कमर में दर्द डाल रही है, आपको वर्टिब्रल कॉलम की इंजरीज हो सकती हैं, आपकी मसल स्ट्रेन, मसल स्ट्रेस हो सकती है, आई पे स्ट्रेन पड़ सकता है अगर टेबल की हाइट अकॉर्डिंगली नहीं है आपकी आई साइड के मुताबिक। तो these all lie under the category of ergonomics. Ergonomics क्या है? Basically it's a relationship between the worker, the work he is doing, and the working environment in which he is doing the work. यानी जब वर्कर काम कर रहा है तो उसकी वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है, उसके मुताबिक एडजस्ट हो, ना कि वर्कर को कहा जाए कि आप एडजस्ट हो वर्किंग कंडीशंस के मुताबिक। ठीक है। तो एर्गोनॉमिक्स होता है वर्कर का ख्याल रखना डिपेंडिंग अपॉन के वर्किंग एनवायरनमेंट कैसी है और काम क्या करना है। एंड यू हैव रिस्क। रिस्क दो चीजों का मजमुआ है। अभी जिस तरह हमारी डिस्कशन हुई है कि लाइक्लीहुड हैजर्ड इवेंट होने का, एंड देन वी हैव सिविरिटी और कॉन्सिक्वेंस। ठीक है। जिसको जो हमें बता, सिविरिटी भी कहते हैं इसे और कॉन्सिक्वेंस भी कहते हैं। ठीक है। यानी कि क्या सिविरिटी का मतलब है शिद्दत, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है नताइज, तो एक ही बात निकलती है। ठीक है। अब आप मुझे कुछ एक स्पेसिफिक ये लाइन पढ़े जरा, इसे बताएं मुझे क्या समझ में आती है आपको। सर इसमें वो कह रहे हैं कि कोई भी एक्टिविटी है उसके अंदर कौन कौन से हैजर्ड्स मौजूद हैं, कौन कौन सी चीजें हैजर्ड प्रोड्यूस कर सकती हैं, और उन हैजर्ड्स वो हैजर्ड कितने हार्मफुल हो सकते हैं, कितना रिस्क है उनका, उनका अंदर कितना रिस्क है कि वो आपको हार्म कर सकें। ठीक है। इसमें यह है कि देखो, अभी आपको बताया ना कि क्या हैजर्ड हो सकते हैं और क्या हैजर्डियस प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक सिचुएशन कंसिडर करने के लिए कहा हुआ, तो वो सिचुएशन आपने सोचनी है कि किस तरह की सिचुएशन हो सकती है, उस बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं कि क्या सिचुएशन आपके जहन में आती है कि उससे रिलेटेड हैजर्ड क्या होंगे और रिस्क क्या होंगे। सर अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड से चला रहे हैं 100 से ऊपर, तो वो भी एक हैजर्ड होता है हमारे लिए, क्योंकि उससे फिर हैजर्डस इवेंट होने का चांस बढ़ जाता है, लाइक्लीहुड बढ़ जाता है। तो और फिर कोई बंदा? अगर बिना गोगल्स या फेस शील्ड के मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ तो उससे भी चांस बढ़ जाना है ना कि आपने अंधे हो सकते हैं, जो भी आंखों का जो भी सिस्टम है। सही है। तो बेसिकली इस तरह की एक और कंडीशन आप देख लें कि कोई स्पेसिफिक आप ऐसा केमिकल यूज करें साइड पे। ठीक है। पहले तो आप उसको पता है हैजर्ड क्या, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। हैजर्ड ये है कि जी उसकी प्रॉपर्टीज आपने देखनी है कि वो करोसिव होता है। हैजर्ड ये है कि करोसिव है। ठीक है। और करोसिव से मुराद है कि वो जला देता है बॉडी को। अगर कोई आपके पास स्पेसिफिक केमिकल है तो वो बॉडी के ऊपर गिरेगा तो वो बॉडी को जला देगा। उससे रिलेटेड रिस्क किस तरह आपको पता लगेगा कि क्या है? अगर आप उस हैजर्ड को, उस स्पेसिफिक केमिकल को यूज कैसे कर रहे हो। अगर तो आप उस केमिकल को ऐसे यूज कर रहे हो, किसी स्पेशल कैन में यूज कर रहे हो और उसको प्रॉपर्ली इंक्लोज करते हो, तो देयर इज अ वेरी लेस लाइक्लीहुड कि वो उसका कांटेक्ट आपकी स्किन से हो। राइट। तो आपने लाइक्लीहुड कम कर दिया उसका। ठीक हो क्या? So you can reduce the risk. Hazard is there. Hazard है कि आपकी बॉडी से इंटरेक्ट करेगा तो corrosive है, नुकसान पहुंचाएगा। बट आपने क्योंकि उसको ऐसे कंटेनर में बंद कर दिया है जिसकी वजह से
वो आपकी बॉडी से कॉन्टेक्ट होने का उसके चांसेस कम हो गए, चांस कम हो गए। तो जब चांसेस कम होंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या कम होगा, रिस्क भी कम हो जाएगा, क्योंकि रिस्क डिपेंड इस पे करता है दो चीजों पे, लाइक्लीहुड पे और आपके पास सेकंड चीज क्या है, कॉन्सिक्वेंस पे। तो दोनों में से अगर हम एक चीज भी कम कर देंगे तो हमारे पास रिस्क हमारा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और हमने रिस्क कितना कम करना होता है ये बात भी मैंने बताई हुई है। कितना रिस्क हम कम करना चाहते हैं? सर जीरो तो हो नहीं सकता, पर जितना कम हो सके उतना, जितने as low as reasonably practicable. एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल या सो फार एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, हर रिस्क को जो कि रीजनेबली फोर्सिबल होता है, राइट। तो हमने हर रीजनेबली फोर्सिबल रिस्क को उतना कम करना है जितना मुनासिब तरीके से कम हो सकता है। ये चीज हमने कंसिडर की थी। और इसमें दो चार चीजें हैं जो आपको जहन में होनी चाहिए हमेशा, कि रिस्क जीरो नहीं हो सकता, रिस्क को हम इतना कम कर सकते हैं जितना रीजनेबली प्रैक्टिकेबल हो, ठीक है। और अगर हमें स्पेसिफिक उससे ज्यादा कम करना चाहते हैं तो हमें एडिशनल कंट्रोल मेजर लगाने पड़ेंगे। लेकिन अल्टीमेटली हम फिर भी रिस्क को कभी जीरो नहीं कर सकते। अगर रिस्क जीरो हो जाता तो कभी कोई हादसा पेश ना आता, ठीक है। देयर इज ऑलवेज अ चांस कि कुछ ना कुछ रिस्क हमेशा रहेगा। इस चीज को अपने जहन में रखना है कि आप रिस्क को जीरो नहीं कर सकते। अब इससे रेलिवेंट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देखें। हैजर्ड की कहानी समझ में आई? हैजर्ड इज एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। फिर आपके पास हैजर्ड की वजह से हैजर्डिस इवेंट होता है, ठीक है। अगर हैजर्डिस इवेंट होगा तो फिर हादसा, फिर आप नुकसान पहुंचेंगे। आप फिर देखते हो कि कितना ज्यादा चांस है, कितना ज्यादा लाइकलीहुड है हैजर्डिस इवेंट के होने का, एंड देन द कॉन्सिक्वेंसेज ड्यू टू दैट इवेंट, ठीक। आपने क्या करना है, हर रीजनेबली फोर्सिबल रिस्क को, ऐसा रिस्क जिसको मुनासिब तरीके से आप भांप सकते हो, ठीक है, ड्यू टू योर कॉम्पिटेंसी लेवल, आप इतने कॉम्पिटेंट हो कि आप इसको भांप सकते हो। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है, नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस आपकी इतनी है, आपकी रिस्क परसेप्शन इतनी अच्छी है, आप रिस्क को परसीव कर लेते हो, दूर अंदेश हो इतना रिस्क के बारे में, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि आप रिस्क को रीजनेबली फोरसी कर लेते हो। और हर रिस्क को आपने कितना कम करना है, सो फार एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। ये यूके के स्टैंडर्ड में बोला जाता है, ओशा के स्टैंडर्ड्स में इसको अलार बोलते हैं, एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। रीजनेबली प्रैक्टिकेबल का मुझे बताओ इस वर्ड से क्या मतलब है, रीजनेबली प्रैक्टिकेबल से। जब मैं वर्ड बोलता हूँ रीजनेबली प्रैक्टिकेबल तो इस वर्ड से क्या मतलब निकलता है? कि कितना इजी हो सकता है वो प्रैक्टिकल हमारे उसमें, कि उसको हम इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है सर। ये देखो ये तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है। जब भी मैं वर्ड बोलता हूँ रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, तो बेयर इन माइंड कि आपके पास तीन फैक्टर्स आएंगे जो आपने रीजनेबली प्रैक्टिकेबिलिटी में कंसीडर करना है। फर्स्ट वन इज टाइम, यानी अगर मैंने सोल्यूशन को रिकमेंड किया है, किसी प्रॉब्लम का, सेफ्टी रिलेटेड इशू का सोल्यूशन रिकमेंड किया, उसके रिकमेंडेड एक्शंस बताए हैं, तो मैं टाइम लाइंस भी कंसिडर करूंगा कि ये एक्शन क्या 1 महीने में हो सकता है, 1.5 महीने में हो सकता है। अगर मेरा प्रोजेक्ट ही क्लोज होना है 2-2.5 महीने में और मैं जो सोल्यूशन रिकमेंड कर रहा हूँ वो 4 महीने बाद इम्प्लीमेंट होगा, तो हमने रिस्क को रीजनेबली प्रैक्टिकेबल नहीं किया, ठीक है। तो वक्त कितना लगेगा हमें उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने में। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, कॉस्ट, पैसा कितना लगेगा। आपके पास 2000 का बजट है और आप 5000 रुपये का सोल्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये रीजनेबली प्रैक्टिबिलिटी बताती है किसी चीज की, टाइम, कॉस्ट, एंड थर्ड थिंग इज द एफर्ट। एफर्ट से क्या मुराद है कि लोगों ने वहां पे काम करना है, तो क्या आपके पास इतनी मैन पावर है जो उस काम को प्रैक्टिकेबल बनाएगी, रीजनेबली प्रैक्टिकेबल या पॉसिबल बनाएगी। तो टाइम, कॉस्ट और एफर्ट, ये तीन फैक्टर्स आपने कंसीडर करने हैं जब भी आपने बात करनी है कि कोई चीज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल है या नहीं है, या रिस्क को आपने सो फार इज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल किया है या नहीं किया। क्लियर है कहानी यहाँ तक? यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, वरना फिर मैं बात थोड़ी आगे बढ़ाता हूँ, ठीक। तो हमने यहाँ तक अभी देख लिया है कि रिस्क क्या होता है, रिस्क की वजह से क्या क्या मसाइल हमें पेश आ सकते हैं। रिस्क को हमने सो फार एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल करना है, हर उस रिस्क को जो रीजनेबली फोर्सिबल है। और रीजनेबली प्रैक्टिकेबल में हमने तीन फैक्टर्स देखे हैं कि हमारे पास इनफ टाइम होना चाहिए,
हमारे पास बजट के अंदर लाई करना चाहिए हमारे जो भी हम सोल्यूशन रिकमेंड करेंगे, और इतनी एफर्ट हम हमारे पास जितनी एफर्ट है यानी जितनी मैन पावर है, जितने लोग हैं, उन्हीं से ये काम हम सॉल्यूशंस करवाएंगे जो भी हम सोल्यूशन रिकमेंड करें। एक वर्ड यूज होता है प्रोफाइलिंग का। अब ये प्रोफाइलिंग का सारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो इस स्लाइड में छुपा हुआ है, इससे बाहर प्रोफाइलिंग कुछ भी नहीं है। रिस्क प्रोफाइलिंग समझाने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। When I say to you कि kindly give me your profile या explain about your working profile, तो आप अपने बारे में क्या क्या चीजें बताओगे? सलमान भी आप क्या क्या चीजें बताएंगे जब आपको कहा जाता है कि अपनी प्रोफाइल दिखाओ? सर सारी इंफॉर्मेशन, अपना बायोडाटा, जहाँ जहाँ पे मैंने काम किया है, जो जो मतलब एबिलिटीज हैं, अच्छा, कॉम्पिटेंसी है, जहाँ जिस फील्ड में मेरी कॉम्पिटेंसी है। ठीक है। तो जब मैं वर्ड यानी कि आपने अपनी से मुतालिक सारी चीजें बता देनी है, ठीक है, जितनी हद तक मुमकिन हो। प्रोफाइल का क्या मतलब होता है? आपका नेम, आपकी एज, आप कहाँ पैदा हुए, आपकी स्कूलिंग, आपके कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी, द प्लेसेस वेयर यू हैव डिड योर जॉब, आपकी एक्सपीरियंस लेटर्स क्या हैं, आपकी इवन हाइट क्या है, ये सब चीजें प्रोफाइल में आपकी काउंट होती हैं जब आपकी प्रोफाइल बनती है, ठीक है। तो जब मैं वर्ड कहता हूँ रिस्क प्रोफाइल का, तो इसका क्या मतलब है? रिस्क का मतलब क्या है? इसमें हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देख रहे होंगे कि क्या रिस्क राइज होते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, जो रिस्क असेसमेंट होती है वो किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के हवाले से बनाएंगे, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के हवाले से बनाएंगे, जबकि रिस्क प्रोफाइलिंग हम एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क प्रोफाइल देख रहे होते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में किस किस तरह के रिस्क मौजूद हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क क्या मौजूद हैं, और फिर हम देखते हैं कि इस रिस्क का कितना लाइक्लीहुड है और इसके कितने पॉसिबल इम्पैक्ट्स हैं। यानी बेसिकली हम रिस्क की डेफिनेशन में जो दो फैक्टर्स हैं, लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस, उन्हीं चीजों को देख रहे होते हैं। देखते हैं कि हमने इस वक्त कौन से मैनेजेरियल कंट्रोल मेजर्स लगाए हुए हैं रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, और हम फ्यूचर में और कौन से कंट्रोल मेजर्स प्रायोरिटाइज कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर इसको पढ़ें, इस लाइन को, आपको समझ में आएगी। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रेंज ऑफ रिस्क, यानी कि जितने भी रिस्क हैं प्रेजेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है, यानी कैलकुलेट करना है, देखने हैं कितने रिस्क हैं दैट थ्रेटन एन ऑर्गेनाइजेशन। थ्रेटन से मुराद क्या है? जो खतरे का बाइस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और फिर हम कैसे अच्छी प्रोफाइल कैसे बनाएंगे? जब हम रिस्क की प्रॉपर देखेंगे कि उसका लाइक्लीहुड कितना है और उसके प्रोबेबल इम्पैक्ट्स यानी कि उसके आउटकम, रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उन कॉन्सिक्वेंसेस को या उस लाइक्लीहुड को कम करने के लिए हमने कौन से मैनेजमेंट कंट्रोल्स लगाए हुए हैं, और फिर आइडेंटिफाई करना और प्रायोरिटाइज करना। ये प्रायोरिटाइज का वर्ड अपने ध्यान में रखना है आपने। आइडेंटिफाई करना यानी कि आप ये चीज देखोगे कि और कौन से कंट्रोल में ये लग सकते हैं इशू को, रिस्क को एज लो एज या सो फार एज रीजनेबल प्रैक्टिकेबल बनाने के लिए, और हम उन किस तरह से फर्दर कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं। दिस इज योर रिस्क प्रोफाइल सिंपली। जबकि रिस्क असेसमेंट में फर्क देखें, बुनियादी फर्क। रिस्क असेसमेंट एक फॉर्मल प्रोसीजर है जो क्या करता है, प्रिवेंटिव या प्रोटेक्टिव मेजर्स लेता है। किस चीज के? पहले एवल्यूएशन करता है रिस्क की, यानी देखता है कि लाइक्लीहुड कितना है और कॉन्सिक्वेंस कितना है, और हम एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स भी उसमें लेते हैं और देखते हैं कि हमारा रिस्क अब एक्सेप्टेबल लेवल पे रहा है या नहीं रहा आफ्टर अप्लाइंग द कंट्रोल मेजर्स, ठीक है। और अगर नहीं रहता तो हम फर्दर कंट्रोल मेजर्स लगाते हैं। तो रिस्क असेसमेंट बेसिकली किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी की हम कर रहे होते हैं, जिसमें हम देख रहे होते हैं कि इस एक्टिविटी से क्या रिस्क, जो हैजर्ड है उनसे क्या रिस्क राइज होंगे, हम कौन से एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स लगा रहे हैं, और हमें अगर कंट्रोल मेजर फर्दर लगाने पड़ेंगे क्या लगाएंगे, और हम डिसाइड करेंगे कि हमारा रिस्क लेवल है वो एक्सेप्टेबल लेवल पे है या नहीं है। यानी रिस्क प्रोफाइलिंग और रिस्क असेसमेंट दोनों की कहानी घूमती इसी के अराउंड है, लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस के अराउंड। इसमें सिर्फ ये है कि आप एक हैजर्ड से अराइज होने वाले रिस्क को देख रहे होते हो, आइडेंटिफाई कर रहे होते हो, जबकि उसमें आप एक पूरी कंपनी की प्रोफाइल बना रहे होते हो, देख रहे होते हो कि कौन सा लाइक्लीहुड, कितना लाइक्लीहुड है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और अल्टीमेटली आपने मैनेजमेंट कंट्रोल्स क्या लगाए और फ्यूचर में क्या कंट्रोल मेजर लगाओगे, और प्रायोरिटाइज का वर्ड यूज हुआ है, प्रायोरिटी कैसे सेट करोगे। ये अगर नेक्स्ट स्लाइड आप देखो तो स्टेप बाय स्टेप इन्होंने ये पूरी चीज बयान की हुई है एक एक स्टेप में। हमने पहले क्या देखा था कि रिस्क प्रोफाइल में हम क्या देखते हैं
the nature and level of threats faced by the organization, यानी कि किस तरह की threats हैं, ये आपके पास बेसिकली लाइक्लीहुड बता रहा है। लेवल का मतलब कितना ज्यादा लाइक्लीहुड है कि वो जो थ्रेट्स हैं या वो हैजर्ड्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन फेस करेगी। सेकंड क्या चीज है, लाइक्लीहुड ऑफ दोज इफेक्ट ऑफरिंग, कितना ज्यादा इफेक्ट्स, उनके चांसेस कितने ज्यादा हैं। द लेवल ऑफ डिस्ट्रप्शन एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच टाइप ऑफ रिस्क। अब देखो, जब भी रिस्क राइज होता है किसी जगह पे भी, तो उससे कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं। तो हम वर्स्ट केस सिनेरियो सोच रहे होते हैं कि अगर तो हमें नुकसान हो जाता है, ये रिस्क वाकई या ये हैजर्ड अपने पोटेंशियल पे पूरा उतरता है और कोई नुकसान होता है, माली जानी नुकसान होता है, तो आप देखते हो कितने हद तक ये जानी या माली नुकसान हमें हमारी साइड को फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, पूरी प्रोफाइल बन रही है ना। और हम देखते हैं कि हमने जो कंट्रोल मेजर अभी लगाए हैं वो कितने इफेक्टिव हैं भी या नहीं, या हमें फ्यूचर में कंट्रोल मेजर लगाने पड़ेंगे। तो बात वहीं पे घूमती है, लाइक्लीहुड पे, इम्पैक्ट्स पे, और अल्टीमेटली उन लाइक्लीहुड इम्पैक्ट को मिला के हमारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन पे क्या क्या असरात मुरतब होंगे। रिस्क प्रोफाइलिंग की आउटकम क्या होती है? द आउटकम ऑफ रिस्क प्रोफाइलिंग विल बी दैट द राइट रिस्क हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड प्रायोरिटाइज्ड फॉर एक्शन। ये एक लाइन आपके जहन में होनी चाहिए रिस्क प्रोफाइलिंग के हवाले से लाजमी, कि रिस्क प्रोफाइलिंग में बेसिकली जो आउटकम होता है, जो रिजल्ट होता है, वो बेसिकली हमने सही रिस्क को आइडेंटिफाई करके प्रायोरिटाइज कर लिया होता है कि अब प्रायोरिटी हमारी ये है। प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि पहली फुर्सत में हम कौन से रिस्क हैं जिनको कंट्रोल करेंगे, और उसको क्यों हमने प्रायोरिटी दी है, क्योंकि उसकी वजह से ज्यादा चांसेस होंगे नुकसान पहुंचने का और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी सीवियर होंगे, ऑब्वियसली उसका रिस्क फैक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमने फिर वो आइडेंटिफाई करके प्रायोरिटाइज करके उनके राइट कंट्रोल मेजर्स आइडेंटिफाई करने और इम्प्लीमेंट करने हैं। लेकिन राइट कंट्रोल मेजर्स आइडेंटिफाई करने और इम्प्लीमेंट के बावजूद हम जो माइनर रिस्क हैं, जो छोटे रिस्क हैं, उनको हम डिस्प्रोपोर्शनेट प्रायोरिटी नहीं दे सकते। इसका क्या मतलब है डिस्प्रोपोर्शनेट प्रायोरिटी का? कि अगर आपके पास कोई रिस्क प्रेजेंट है एट साइट और आपको पता है कि ये भी नुकसान दे सकता है, लेकिन ये इतना बड़ा आपको रिस्क नजर नहीं आ रहा, तो उसको आप ऐसे छोड़ नहीं दोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जगह पे काम कर रहे हो, आपको ट्रेलिंग केबल नजर आ रही है, आपको पता है बीइंग सेफ्टी प्रोफेशनल कि ये केबल ट्रिपिंग का बाइस बन सकती है और इससे कोई लड़खड़ा के बंदा गिर सकता है, उसको चोट आ सकती है। तो आप ये नहीं कहोगे कि यार इसको मैं बाद में कर लेता हूँ। जो काम होने वाला होता है, बेशक वो माइनर सा नजर आ रहा है, आपने माइनर रिस्क को एड्रेस करना है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे जो बेसिक कंसर्न्स हैं, जो प्रायोरिटाइज रिस्क हैं, उनको हम फर्स्ट प्रायोरिटी में करेंगे। लेकिन जो प्रायोरिटी वाले रिस्क होंगे उसमें या इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाने पड़ेंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लगाने पड़ेंगे, तो वो टाइम टेकिंग है। तो हम उस टाइम टेकिंग के चक्कर में ये नहीं करेंगे कि पैरेलल में अगर कोई छोटा माइनर रिस्क है तो उसको एड्रेस ना करें, उसको भी हम एड्रेस करेंगे। गॉट दिस? अब जरा दोबारा ये रिस्क प्रोफाइलिंग के स्टेप सारे पढ़ें, आप समझ में आएगी आपको सारी बात। क्लियर है भैया बात कि आपने क्या रिस्क है, उनके इम्पैक्ट्स देख लिए, आप देखते हो कि कितना अच्छे तरीके से कोई रिस्क कंट्रोल हुआ है, उसका कितना ज्यादा चांस है दोबारा होने का, और इंडियन प्रायोरिटाइज कर लेते हो, प्रायोरिटी सेट कर लेते हो कि कौन से जो आपकी थ्रेट है वो आपने प्रायोरिटी पे उसको एड्रेस करना है। ये एक हल्का सा कॉन्सेप्ट इन्होंने प्रोफाइल के हवाले से डाला है कि ऑर्गेनाइजेशन की जब हम रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं तो हम हैजर्ड्स को प्रायोरिटाइज भी करते हैं या थ्रेट्स को प्रायोरिटाइज भी करते हैं। ठीक है, रिस्क असेसमेंट बनाने का मकसद क्या होता है? आप लोगों से क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग अ सर पहले तो रिस्क असेसमेंट हम इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि ये हमारी लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट होती है, हमारा कानून हमें ये कहता है। पहले जुगाड़ू पॉइंट आ गया एक लीगल वाला, सही बताया आपने। और उसके अलावा सर उस जो वर्क प्लेस है उसके जो हैजर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। हाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड्स, और बाकी लोग भी बोल सकते हैं मिटिगेशंस ऑफ हैजर्ड्स, मिटिगेशन ऑफ हैजर्ड करना, ताकि वो आपको
देखो ना, फाइनेंशियल और लीगल वाले पॉइंट तो आएंगे ही आएंगे ना, कि आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे, ऑब्वियसली एक्सीडेंट नहीं होगा, रिस्क असेसमेंट बनाओगे तो एक्सीडेंट इंसिडेंट्स नहीं होंगे, फाइनेंशियल आपको लॉसेस नहीं होंगे, लीगली आप जो है उस चीज को फॉलो करोगे, आप तमाम हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करोगे, उनके कंट्रोल में ये लगाओगे, ठीक है, और आपकी मार्केट रेपुटेशन भी अच्छी होगी, वर्कर का मोराल हाई होगा, वो सारे जुगाड़ू पॉइंट आप इधर सेट कर सकते हो। इधर इन्होंने 3-4 ही बताए हैं कि आप पर्सनल इंजरी, डेथ एंड पर्सनल इंजरी को अवॉइड करना चाहते हो, लॉस इंसिडेंट को अवॉइड करना चाहते हो, ब्रीच ऑफ स्टैट्यूट लॉ, जैसा कि उन्होंने बताया था, लॉ को ब्रीच नहीं करना चाहते, कानून नहीं तोड़ना चाहते, और आपको पता है कि अगर आपको फेस करना पड़ेगा इस किस्म का हादसा, कोई एक्सीडेंट, रिस्क असेसमेंट ना होने की वजह से, तो वो पैसा, बिजनेस भी लॉस होगा उसमें। अच्छा, रिस्क असेसमेंट बनाने का मकसद वो 4 भी इधर आप बता सकते हो, जो मैंने आपको शुरू में एक हेल्थ एंड सेफ्टी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई थी या एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई थी, वो 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, याद है किसी को? बेसिक जो हमारा बुनियादी मकसद है सेफ्टी का, क्या मकासद है हमारे बुनियादी? यस सर। बंदों को सेफ रखना, प्रॉपर्टी को सेफ रखना, क्रिएट अ एनवायरनमेंट सेफ को पर्सन, सेफ। create safe environment, create safe plant and equipment and create safe place of work। तो अगर आप इन 4 पॉइंट्स पे गौर करें तो यही चीजें नहीं ये भी बता रहे कि लोगों को सेव करो, डेथ एंड पर्सनल इंजरी को सेव करो, ना होने दो, ठीक है, आप प्लांट एंड इक्विपमेंट को सेव करो, यानी कि कोई लॉस ना होने दो, कोई आप साइट पे अगर काम कर रहे हो किसी किस्म का लॉस ना होना, इसका मतलब ये है प्लांट एंड इक्विपमेंट को सेव करना, वर्क प्लेस को सेव करना। और वो जो जुगाड़ू पॉइंट बाकी दो हैं, स्टेचू, कानून को तोड़ो ना, किसी टाइप का भी लॉस इंसिडेंट ना हो, पैसों वाइज नुकसान ना हो, तो वही बातें बेसिकली अल्टीमेटली आपको देखने को मिलेंगी। ये लीगल वाला पॉइंट, फाइनेंशियल वाला पॉइंट तो आएगा ही आएगा, इसके साथ साथ आपने वो जो 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी ध्यान में रखना है जब कभी ऐसी बात हो रही होती है। देखो, एक अच्छी, ये वाला वर्ड मैंने काफी दफा यूज किया हुआ है कि सूटेबल एंड सफिशिएंट कंट्रोल मेजर्स होने चाहिए, सूटेबल एंड सफिशिएंट होने चाहिए। तो व्हाट डू आई मीन बाय सूटेबल एंड सफिशिएंट? देखो, आपने जो भी रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं, सिग्निफिकेंट रिस्क, यानी कि जो चीदा चीदा रिस्क थे जो नजर आ रहे थे हमें, मेजर रिस्क तो थे, हमने उनको आइडेंटिफाई किया। हम फिर क्या करते हैं, एम्प्लॉयर, हमसे मुराद है एम्प्लॉयर और सेफ्टी वाला डिपार्टमेंट भी उनके साथ मिलके क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि जितने भी हैजर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको, और जो भी मेजर हैजर्ड्स हैं जिनसे इमीडिएट हमें पता है कि अगर उनको उस इशू को हमने एड्रेस ना किया तो हमें नुकसान हो सकता है इन टर्म्स ऑफ आर इक्विपमेंट लॉस, इन टर्म्स ऑफ आर प्रोडक्ट लॉस, या इवन के हमारी जो वहाँ लोग काम कर रहे हैं उनको भी खतरा हो सकता है। तो हमने अगर सूटेबल रिस्क असेसमेंट चाहते हैं, सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट चाहते हैं, तो काम की नौयत को कंसीडर करना है, अप्रोप्रिएट टू द नेचर ऑफ वर्क, काम किस तरह का हो रहा है। हम रैंडमली एक रिस्क असेसमेंट देखते हैं, हमें अच्छी लग जाती है, हम कहते हैं आइंदा जब भी क्रेन लिफ्टिंग या रिगिंग होगी ना तो ये रिस्क असेसमेंट लगाएंगे, जबकि हर काम की नौयत डिफरेंट होती है, उसकी वर्किंग एनवायरनमेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। तो आपने उस वर्किंग एनवायरनमेंट, उस काम की नौयत के मुताबिक अपनी रिस्क असेसमेंट बनानी है, ना कि बस ठीक है कहीं से देख लिया, आपको अच्छी लगी, आपने कहा बस यही सेट है, ठीक है। और ये जो आपकी रिस्क असेसमेंट है ये जिंदगी भर के लिए तो बनी नहीं है, इसका स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है जिसके लिए वैलिड रहेगी, उसके बाद आपको रिस्क असेसमेंट रिव्यू करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रिव्यू, क्योंकि हर चीज को इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है, एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम तक ये चलती है। कुछ केसेस में साल तक भी रिस्क असेसमेंट को रिव्यू कर सकते हो, कुछ केसेस में 6 महीने बाद भी रिव्यू कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने सिवियर हैजर्ड्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन कितना सीरियस लेती है इस बात। ग्रुप एक्सरसाइज आपके पास बताई है, सोर्सेज कैन, आप बताओ कि इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो सकते हैं और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो सकते हैं। तो ये ज्यादातर आप लोग डिस्कशन से बताओगे, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है कि अगर आप इसको मैं और अच्छे तरीके से एलैबोरेट कर देता हूँ कि अगर आप एक जगह पे काम कर रहे हो तो उस कंपनी के इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो सकती हैं, यानी डॉक्यूमेंटेशन, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और एक्सटर्नली कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन सी ऐसी रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप कलेक्शन ऑफ डाटा कर सकते हो, आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो बताएं भाई, वो 3-3 सबने बताने हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनली सर हमारा जेएस पे आ जाएगा, जाएगा, और क्या कहते हैं दूसरा क्या कह सकते हैं,
सबसे पहले तो आपको HSC पॉलिसी से स्टार्ट करना चाहिए था। यस यस सर, सॉरी HSC पॉलिसी भी। और HSC एक्सटर्नल में हमारे सर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, जो जैसे हमने बोश की बुक का कह लें सर, इसमें इंफॉर्मेशन जो है, ये जो भी कुछ हद ऑथेंटिक जो तक ठीक बात की आपने। बाकी भाई बताएं। सर इंटरनली हम ये जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन इनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, हम ये देख सकते हैं, मेडिकल इलनेस हेल्थ रिकॉर्ड देख सकते हैं, उसके अलावा क्रॉस चेक लिस्ट देख सकते हैं, इसके अलावा रिस्क असेसमेंट भी देख सकते हैं, रिपोर्टें उसकी। अच्छा सही है, गुड। आपका भी ठीक है बाकी सारी तकरीबन। और कोई मेरा भाई बताना चाहे? सर डायरेक्ट वर्कर से भी वो कर सकते हैं, उसकी राय ले सकते हैं, ये भी इंटरनल में आ जाएगा। लेकिन देखो सोर्स, देखो जब मैं कहता हूँ ना सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है कि आपको कहीं सोर्स है कोई आपके पास इंफॉर्मेशन की, यानी कोई डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपके पास कोई चीज पड़ी हुई है। बात समझ रहे हैं? ठीक है। जी सर। तो आप इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आपके पास डाटा होगा ऑब्वियसली किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर्ड होगा, तो वहां से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, हमने वो कंसिडर करनी है। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कंसिडर करना, जो कि अभी आपने से डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए आपके पास एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स आपका सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इंटरनल की बात करें, एक्सीडेंट के अलावा आपके पास मेडिकल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, आपके पेशेंट्स के फर्स्ट एड के रिकॉर्ड हो सकते हैं। रिस्क असेसमेंट का, जॉब सेफ्टी एनालिसिस का बताया है उन्होंने। और हम साइट पे इंस्पेक्शंस करते हैं, तो सेफ्टी इंस्पेक्शंस जो होती हैं उससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि साइट पे कैसे सेफ्टी मैनेज हो रही है। हमें मेंटेनेंस रिपोर्ट से भी मिल सकती है, जो हम इंस्पेक्शन के केस में मेंटेनेंस करवानी पड़ती है इंस्पेक्शन के बाद। और फिर आपको पता है साइट्स पे ऑडिट्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन की भी रिपोर्ट्स होती हैं, ऑडिट की भी रिपोर्ट्स होती हैं। सेफ्टी कमेटी का हमने पढ़ा था सेफ्टी कल्चर में, याद है? तो सेफ्टी कमेटी के मिनट्स भी होते हैं एज अ रिकॉर्ड, हमारे पास होते हैं कि नहीं? इल हेल्थ रिकॉर्ड होता है। तो किसी भी फॉर्म में आपके पास बेसिक रिकॉर्ड, जिससे आप कुछ गाइडेंस ले सकते हो, जिससे आप कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, वो आपका सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में काउंट होगा। ठीक है। और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या आपके पास काउंट होगा? एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पे थोड़ी सी मुझे डिस्कशन करें और बताएं क्या क्या चीजें आएंगी। सर इस पे अगर किसी का कोई पेपर शाया हो जाता है, पेपर पब्लिश हो जाता है, उस पे भी वो हम देख सकते हैं, सेफ्टी से रिलेटेड, वो एक्सटर्नल में आ जाएगा। क्या और या देख किसी सकते हैं, दोबारा यूट्यूब बोले? से, सर उसने जो रिसर्च की होती है सेफ्टी से रिलेटेड, उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, बायर के रिसर्च पेपर्स हम देख सकते हैं, गुड। और सर उसके अलावा दूसरे सर प्लांट्स वगैरह, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस का सर हम यानी कि जो भी उनका यानी कि इंसिडेंट वगैरह उनकी रिपोर्ट्स उनसे शेयर कर, हम उनसे एक ले सकते हैं। इंडस्ट्री का कोई हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाए। देखो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन बेसिकली गाइडेंस के लिए है। तो हम गाइडेंस एक ऑथेंटिक जगह से लेंगे, राइट? अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी डाटा उठा रहे हैं, तो किसी गवर्नमेंट सोर्स ने अगर उसको ऑथराइज की है, किसी सोर्स से वो वैलिडेटेड है डाटा, तो वो उठाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। जैसे अगर हमारे मुल्क की कानून है, नेशनल लेजिस्लेशन है, उसमें उससे हम गाइडेंस ले सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में 1934 का इंडस्ट्रियल एक्ट है, तो इट इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिससे आप गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की आपने बात की थी, ISO ILO वगैरह, इनसे आप गाइडेंस ले सकते हो बिल्कुल। आपके पास सेफ्टी पब्लिकेशंस हो सकती हैं, सेफ्टी के रिसर्च पेपर हो सकते हैं, सेफ्टी मैगजीन्स हो सकती हैं। ठीक है। कोई एक्सटर्नल वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको सेफ्टी के हवाले से ऑथेंटिक वेबसाइट्स, लेकिन जहाँ से पे एक रिसर्च का डाटा आपको मिलता है, उसको भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पे आप ले सकते हो। तो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज ये आपके सामने है। पहले एक्सटर्नल देख लें, जो अभी हम कर रहे हैं, कि ये सारी आपके पास एक्सटर्नल में काउंट होती है, यानी कंपनी से बाहर जो है। आपका मैन्युफैक्चरर है जिसने आपको फ्रिज AC सप्लाई किया, वो उसके साथ वो जो इंफॉर्मेशन बुकलेट देता है, तो वो मैन्युफैक्चर की इंफॉर्मेशन होती है। इस तरह प्लांट एरिया में अगर कोई इक्विपमेंट आता है, तो उसका मैनुअल होता है एक साथ, जो कि मैन्युफैक्चरर ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होती है, और वो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। लास्टली ट्रेड यूनियन जो बन जाती हैं। ट्रेड यूनियन से क्या मुराद है कि एक काम जो हो रहा है उसको मतलब यूनियंस बन गई है, और उन्होंने अपनी कोई यूनियन बना के अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप की चीज बना ली, और वो भी कुछ उससे भी जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी वो एक्सटर्नल सोर्स में काउंट होगी। ठीक है। तो दीज आर सम इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है।
खासतौर पे इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिहाज से काफ़ी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं कि इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और ये नॉलेज आपकी आगे काफ़ी चीज़ों में यूटिलाइज होने वाली है। अच्छा, मैंने आपको रिस्क असेसमेंट के 5 स्टेप लिखवाए थे या बताए हैं पहले कभी? हेलो? नहीं सर, नहीं अभी तक नहीं बताया। नहीं बताया। अच्छा, देखिए रिस्क असेसमेंट का जो प्रोसेस है ना वो 5 स्टेप्स पे मुश्तमिल है। उसके लिए एक जुगाड़ू फार्मूला मैं आपको एक्रोनिम बता रहा हूँ बेसिकली, दैट इज आप लिख लें IIERR, डबल IERR, डबल IERR। पहले आई से बनता है आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स, दूसरे आई से बनता है आइडेंटिफाई द पीपल हु मे बी हार्म्ड एंड हाउ, identify the hazards, identify the people who may be harmed and how. E है, E से बनता है evaluate the risk and decide on precautions। ओके, मैं एक स्लाइड मैंने यहाँ रखी थी, वो आपको मिल जाएगा तो आपके लिए भला हो जाएगा। राइट, हाँ ये identify the hazards, identify the people who may be harmed and how, evaluate the risk and decide on precautions, record significant findings, review and update as necessary। ये आपके रिस्क असेसमेंट के 5 स्टेप्स हैं जो आप इस चीज से याद कर सकते हो, IIERR। ठीक है, आइडेंटिफाई द हैजर्ड, आइडेंटिफाई द पीपल हु मे बी हार्म्ड एंड हाउ। ठीक है, ये मैंने बोल्ड भी कर दिया यहाँ आपके लिए, इससे आपको पता लगेगा कि हैजर्ड्स क्या हैं, कौन से लोग हैं जो उन हैजर्ड से इफेक्ट हो सकते हैं और कैसे कैसे इफेक्ट हो सकते हैं। हमने रिस्क एवल्यूएशन करनी है, यानी रिस्क को जांचना है कि वो कितना है, और उसके डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस का यहाँ पे मतलब है कंट्रोल मेजर्स, तो यहाँ हम कंट्रोल मेजर्स लगाएंगे। फिर हमने जितना भी डेटा इकट्ठा किया है हैजर्ड से रिलेटेड, जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है उनको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे, यानी राइट डाउन करेंगे। और फिर जब जब हमें जरूरत पड़ेगी हम रिस्क असेसमेंट को रिव्यू भी करते रहेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर आप एक्रोनिम याद कर लो IIERR तो बड़ा आसान हो जाएगा आपका काम। ठीक है, मेमोराइज करना बड़ा आसान हो जाएगा, चीज़ों को याद करना, रिलेट करना बड़ा आसान हो जाएगा। Identify the hazards, identify the people who may be harmed and how, evaluate the risk and decide on precautions, record significant findings, review and update as necessary। अच्छा भाई, और टाइम भी मिनट से कम रह गया, तो दोबारा ज्वाइन कर लें सब। ठीक है, ये सेशन मैं एंड कर रहा हूँ, काइंडली रीज्वाइन करिएगा सेशन को।